जुगलबंदी के आज के इस कार्यक्रम में शामिल साथियों को मेरा नमस्कार। साथी अरुण काठोटे का फोन जब आया कि जुगलबंदी के इस अंक में ललित जी के व्यक्तित्व के ऊपर चर्चा होगी और मुझे जीवन के भिन्न भिन्न आयामों में उनके योगदान के ऊपर बोलना है, मैं थोड़ा भावविहल हो गया। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि किसी भी व्यक्तित्व को हम उतना ही देख पाते हैं जितना देखने की हमारी स्वयं की क्षमता होती है, उतना ही जान पाते हैं जितना जानने की क्षमता स्वयं हमारे भीतर होती है। यदि मेरी बात को एक उदाहरण से मैं कहना चाहूँ तो वह कुछ इस तरह होगी कि जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो उतना ही आकाश देख पाते हैं जो हमारी नज़रों के अंदर समा पाता है, जबकि क्षितिज के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक व्याप्त आकाश का बहुत बड़ा हिस्सा हमारी नज़रों से छूटा रहता है। ललित जी का व्यक्तित्व भी कुछ इसी तरह से है। हम जिस कोने से उसको देखना शुरू करेंगे उसी कोने पर सिमट कर रह जाएंगे। पूरे पहलुओं को एक साथ देखना बहुत ही कठिन कार्य है। उन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु में पत्रकारिता से जीवन के विचार संसार में प्रवेश किया था और उनके जीवन के प्रति सरोकार शनैः शनैः किस तरह भिन्न भिन्न आयामों के साथ जुड़ते और बढ़ते गए, यह उनके समग्र व्यक्तित्व का असाधारण पहलू है। पत्रकारिता और काफ़ी हद तक साहित्य उन्हें विरासत में मिला था, जिसका उन्होंने निर्वाह भली भांति किया और उनके इसी रूप को देश प्रदेश में सबसे अधिक पहचान और ख्याति भी मिली। पर यह उनके द्वारा देश समाज को दिए गए समग्र योगदान का कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक हिस्सा ही है। समाज में व्यक्ति का योगदान उस ध्येय से निर्धारित होता है जिसे साधने प्राप्त करने का और जिसके लिए जीवन उत्सर्ग करने का वह संकल्प लेता है। ललित जी का वह ध्येय बड़ा और व्यापक है। एक शोषण मुक्त मानव समाज की स्थापना के संघर्ष में योगदान, यही ध्येय उनके बहुआयामी व्यक्तित्व के हर पहलू प्रत्येक आयाम में हमें दिखाई देता है। एक पत्रकार के रूप में यदि वे हमें निर्भीक सत्ता के गलियारों से दूर खड़े दिखाई देते हैं तो शिक्षा का प्रचार समाज के अंतिम व्यक्ति तक होना चाहिए कि ध्येय के साथ वे हमें राष्ट्रीय साक्षरता मिशन तथा सर्व शिक्षा अभियान से भी जुड़े मिलते हैं। मेरा ललित भैया से पहला परिचय कहिए या अंतरंगता की शुरुआत कहिए, वह 90वें दशक के प्रारंभ में रायपुर में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत रायपुर संभाग के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक प्रारंभिक शिक्षा पहुंचाने की महत्वाकांक्षी अभियान के तहत ही हुई थी। रायपुर में इस उद्देश्य के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। कलेक्टर जिसके पदेन अध्यक्ष हुआ करते थे, ललित जी उस कमेटी के उपाध्यक्ष थे। अगर पदेन अध्यक्ष कलेक्टर होंगे तो निश्चित रूप से सारा काम उपाध्यक्ष को ही करना है, यानी पूरा अभियान ललित जी की देखरेख में ही चल रहा था। मुझे स्मरण है कि उस अभियान को व्यापक रूप देने के लिए ललित भैया के सुझाव पर लगभग 2 किलोमीटर की एक मानव श्रृंखला उन दिनों हमने रायपुर के अंदर बनाई थी। हम गांव-गांव तक वहां पर पहुंचे थे। दुर्भाग्य से वह अभियान असफल रहा, लेकिन ललित जी की संगठन क्षमता से और प्रेरणा देने का जो उनका व्यक्तित्व था, उससे मुझे 2-4 होने का अवसर उसी दौरान प्राप्त हुआ। एक शिक्षाविद के रूप में वे पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय तथा कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में अपना योगदान देते दिखाई देते हैं। वे एक ऊर्जावान संगठनकर्ता और प्रेरणास्पद व्यक्तित्व थे। प्रदेश में अनेक संगठनों की उपस्थिति मात्र इसलिए हमेशा दर्ज होती रही क्योंकि वे साथियों को संगठन सूत्र में बांधकर क्रियाशील कर सके। अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता संगठन, अखिल भारतीय सांस्कृतिक निधि इंटेक जिसे कहते हैं, को प्रदेश में पुनर्जीवित कर क्रियाशील करने का पूरा श्रेय उन्हें ही जाता है।
एक रोटेरियन के रूप में भी उन्होंने महत्वपूर्ण पदों पर दायित्व का निर्वाह किया। वे रोटरी इंटरनेशनल की जिला यानी उड़ीसा छत्तीसगढ़ महाकौशल के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी रहे। उन्हें रोटरी इंटरनेशनल से बेस्ट गवर्नर का अवार्ड मिला था तथा रोटरी फाउंडेशन से उन्हें साइटेशन ऑफ मेरिट भी प्रदान किया गया था। एक रोटेरियन के रूप में ललित जी के बारे में इतनी जानकारी प्रदान करने के पीछे मेरा उद्देश्य उस ध्येय के प्रति ध्यान आकर्षित करने का है जिसके लिए वह हर उपलब्ध साधन का प्रयोग कर लिया करते थे। उनके डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रहते हुए भी तथा उसके पश्चात भी मुझे उनकी पहल पर रोटरी क्लब के अनेक सेमिनार तथा गोष्ठियों में उपस्थित रहने का अवसर मिला। प्रत्येक अवसर पर मैंने पाया कि सेमिनार के विषय प्रगतिशील, वैज्ञानिक, लोकतांत्रिक, युद्ध के खिलाफ शांति की पक्षधरता में हुआ करते थे। अक्सर देश के जाने माने विचारक उन सेमिनारों में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किए जाते थे। एक दो अवसरों पर मुझे स्वयं उन सेमिनारों में सहवक्ता अथवा मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ था। जैसा हम सब जानते हैं कि उनके पिता श्री मायाराम सुरजन की स्मृति में मायाराम फाउंडेशन बनाया गया था। वे उसके अध्यक्ष थे। उससे हर वर्ष जो है पुरस्कार वितरित किए जाते हैं नवोदित लेखकों को और अन्य लेखकों को। यह एक बड़ा लेखन के प्रति प्रोत्साहित करने का बहुत बड़ा प्रयास जो है वहाँ उस तरफ से हो रहा है। हिंदी साहित्य सम्मेलन छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष के रूप में भी हम उन्हें देखते हैं। मुझे उनकी वह ऊर्जावान और प्रेरणादायी छवि हमेशा याद आएगी जिसे मैंने अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता संगठन के रायपुर में आयोजित इसी वर्ष जनवरी में आयोजित अखिल भारतीय सम्मेलन के दौरान देखा था। उस सम्मेलन में लगभग 12-13 देशों के विदेशों से प्रतिनिधि आए हुए थे। 5-6 राष्ट्रों के राजदूत वहां पर आए हुए थे। मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी ने उस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। संपूर्ण व्यवस्था के प्रत्येक पहलू की जानकारी ललित जी के पास जो है वो उंगलियों पर रहती थी और उसे संचालित करने की एक अद्भुत क्षमता उनके अंदर देखी। उनकी स्मरण शक्ति भी बड़ी अद्भुत थी। प्रदेश में प्रगतिशील लेखक संघ, इंडियन पीपुल्स थिएटर के सदस्य के रूप में, संरक्षक के रूप में, सलाहकर्ता के रूप में वे लगातार इन संगठनों के साथ जुड़े रहे। मैं कभी कभी सोचता हूं कि ललित जी जो है संस्थाओं के और संगठनों के एक चलते फिरते संगठन थे। और अगर मुझे कभी नहीं लगा कि जब मैं ऐसा सोचता हूं तो ये कोई अतिशयोक्ति है। मैंने उनको ट्रेड यूनियन आंदोलनों के दौरान जो है अचानक पहुंचते हुए देखा। अपना समर्थन देने के लिए वो पहुंच जाया करते थे, चाहे वो संगठित मजदूरों का हो, बैंक एम्प्लॉइज का हो, LIC एम्प्लॉइज का हो या दूसरे लोगों का हो या असंगठित मजदूरों का हो। उसके लिए उनको कोई आमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। प्रदेश में बुद्धिजीवी लेखन से जुड़े वर्ग के लोगों को उनकी वो अनुपस्थिति जो है वो हमेशा खलेगी, क्योंकि प्रगतिशील वामपंथी सेमिनारों, गोष्ठियों को आयोजित करने और संस्थाओं से आयोजित करवाने में वे धुरी का काम करते थे। अगर कोई क्रियाशील नहीं हो रहा है तो वो उससे बात करके, उसके पीछे पड़ करके, उसको समझा करके, महत्व को बता करके उसको क्रियाशील बना दिया करते थे। और दिल्ली से वक्ता को बुलाना है, नागपुर से वक्ता को बुलाना है या किसी दूसरे अन्य प्रदेश से वक्ता को बुलाना है, अगर नहीं है तो हमारे स्थानीय जो जानकार लोग हैं उनको वक्ता के रूप में आमंत्रित करना है, उनसे व्याख्यान करवाना है। इन सारी चीज़ों में मानो उनकी एक सिद्धहस्त थी। मैंने एक बार, मुझे ऐसा लगता है
कि हमारे प्रदेश को जो है उन्होंने जो है देश के अंदर, हमारे राजधानी को रायपुर को उन्होंने देश के अंदर जो है एक महत्वपूर्ण स्थान बना दिया था। मेरे अनुसार तो वो एक सहस्त्रबाहु को हमने खोया है। एक ऐसा सहस्त्रबाहु जिसने पहले एक छोटे से कस्बे-नुमा शहर रायपुर को और फिर उसके बाद एक छोटे से प्रदेश की राजधानी रायपुर को दिल्ली से दूर, जो बहुत दूर है, उसने इस शहर के अंदर बैठ कर के पूरे देश के प्रगतिशील और बौद्धिक तबके को रायपुर आने के लिए मजबूर कर दिया। उनको खींचकर हमारे सामने लाकर के खड़ा कर दिया। रायपुर को प्रगतिशील और बौद्धिक बनाने में उनका ये जो योगदान रहा है, और इन तमाम संगठनों को शांति के लिए, साहित्य के लिए, पर्यावरण के लिए, नदी बचाओ के लिए, यानी ऐसा कौन सा आयाम है जहां वो मौजूद नहीं रहे। इन सारे संगठनों को क्रियाशील करने में उनकी जो भूमिका रहती थी वो एक नहीं भूलने वाली, अविस्मरणीय भूमिका है। हम किस शब्दों में उनका शुक्रिया अदा करें ये तो बहुत कठिन बात है कहना, लेकिन एक बात है कि हमने एक अद्भुत व्यक्तित्व को खोया है। हम उनके इस योगदान के लिए उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। ललित भैया, आपने जो किया है अद्भुत था। शायद निकट भविष्य में इसको कर पाना असंभव होगा, लेकिन समय हो सकता है हमें फिर कोई एक ललित प्रदान करे जो इस कार्य को आगे बढ़ाए। इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार। साथियों, मैं आज अत्यंत ही दुखी मन से ललित भाई की 55 वर्ष लंबी साहित्यिक यात्रा पर एक टिप्पणी कर रहा हूँ। समय कम है, बोलना अधिक है। सुनिएगा। एक कवि के रूप में ललित जी ने अपना जीवन शुरू किया। वे प्राकृतिक दृश्यों के अद्भुत चितेरे थे। उनकी कविताओं में प्रकृति के दृश्य बोलते नजर आते हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत यात्राएं की, लंबी लंबी यात्राएं की, देश और विदेश की। ललित भाई की समझ, अनुभव और अभिव्यक्ति के दृष्टिकोण को उन यात्राओं ने व्यापक बनाया। उनमें गहरी संवेदनशीलता थी और उनकी सोच विश्वव्यापी थी। जीवन की हलचल में कम से कम शब्दों के माध्यम से समस्याओं को व्यक्त कर अनुभूति की ऊंचाइयों को वे स्पर्श कर लेते थे। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वे सही अर्थों में सर्वहारा वर्ग के कवि थे और वे उन लोगों के लिए जो आज भी अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके पक्ष में खड़े नजर आते हैं। अभी ज़्यादा विस्तार में जाने का समय नहीं है, लेकिन मुझे समय मिलेगा, अवसर आएगा तो मैं ललित जी की कविताओं पर, उनकी कविताई पर एक लंबी टिप्पणी करूंगा। उनके 2 काव्य संग्रह है, अलाव में तपकर और दूसरा तिमिर के झरने में तैरती अंधी मछलियां। दोनों संग्रह के बीच लंबा अंतराल आया, लेकिन उन्होंने कविता लिखना बंद नहीं किया। वे कविता लिखते रहे, प्रकाशित होते रहे। और ये भी बताऊं कि उनके अलग अलग विधा में कई संग्रह आए। समय की साखी सामान्य लिख से हटकर उनका निबंध संग्रह है। शरणार्थी शिविर में विवाह गीत,
इसके अलावा नील नदी की सावित्री और दक्षिण के आकाश पर ध्रुव तारा, ये उनकी यात्राओं के संस्मरण हैं। द बनाना पील अंग्रेजी भाषा में है। कहाँ हो जानी वाकर, ये पत्रकारिता पर रोचक संस्मरण है। आप सब भी जानते हैं उनका काव्य पाठ अत्यंत प्रभावी था। वे कविता सुनाने से अक्सर बचने की कोशिश करते थे, लेकिन मित्रों के आग्रह को कभी टालते नहीं थे। सेतुबंध और बारिश उनकी प्रिय कविताएं थीं, जिसका पाठ वे बड़ी तल्लीनता से करते थे। और आप सब जानते हैं वो अस्वस्थ होने के एक दिन पूर्व तक अपनी कविताएं सुना रहे थे और प्रतिदिन उनकी कविताओं को सुनने का अवसर मिलता था। ये एक बड़ी बात थी जो मैं रेखांकित कर रहा हूँ। ललित भाई अध्ययनशील थे। नई से नई प्रकाशित पुस्तकों को पढ़ने का बेहद शौक था और वे बहुत जल्दी पढ़ लेते थे। मुक्तिबोध उनके प्रिय कवि थे। हरिशंकर परसाई पसंदीदा व्यंग्यकार। मुंशी प्रेमचंद उनकी आत्मा के करीब थे। आगे मैं ये बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष रहते हुए ललित जी ने अनेक अभिनव आयोजन किए, जिसकी चर्चा जरूरी है। सबसे पहले मैं युवा रचना शिविरों की बात करना चाहूँगा, जिसका उद्देश्य था युवा रचनाकारों को अपने समय की पहचान कराना, साहित्य की विभिन्न विधाओं की जानकारी देना, ताकि वे अपनी रचनाशीलता को परिपक्व व लेखन को प्रगतिशील बना सकें। शिविर 4 दिनों के लिए होता था, ताकि युवा रचनाकारों के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रह सकें। 18 से लेकर 30-32 की उम्र के 30-35 युवा रचनाकारों का चयन शिविर के लिए होता था। चयन में गंभीरता और कठोरता दोनों होती थी। रहने खाने की व्यवस्था सम्मेलन की ओर से। इन 4 दिनों में साहित्य की विभिन्न विधाओं पर चर्चा परिचर्चा होती। शिविरार्थियों की रचना पाठ का सत्र होता। उन्हें वरिष्ठ कवियों को सुनने का अवसर मिलता। महत्वपूर्ण कथाकार की कहानी का पाठ होता। उस पर शिविरार्थियों की टिप्पणी होती। ऐसे अनेक उपयोगी सत्र होते रहे। शिविरों के मार्गदर्शन के लिए हमने अनेक वरिष्ठ साहित्यकारों को बुलवाया, जिनमें चंद्रकांत देवताले, केदारनाथ सिंह, रमाकांत श्रीवास्तव, जीवन यदु, गोरेलाल चंदेल, महेंद्र कुमार मिश्र, प्रभाकर चौबे, डॉक्टर हरिशंकर शुक्ल, राजेंद्र शर्मा, उर्मिला शुक्ल, सत्यभामा आडिल, वेद प्रकाश अग्रवाल, ये नाम मुझे याद आ रहे हैं। हमने शिविर पिथौरा के निकट घने जंगल देवपुर में लगाया। खरसिया के निकट डभरा में, 2 बार रायपुर में, धमतरी के निकट शंकरदाह में शिविर संपन्न हुए। इसमें महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं की भागीदारी होती रही। इसके अलावा अन्य युवा कवि शामिल होते रहे। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ के लेखकों को सम्मानित करने की योजना बनी। अर्थाभाव की वजह से यह योजना टलते रही। अंततः 5 वर्ष पूर्व प्रतिवर्ष 3 सम्मान देने की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत
मायाराम सुरजन लोक चेतना अलंकार 11,000 नगद व प्रशस्ति पत्र। दूसरा सप्तपर्णी सम्मान 7,000 रुपये नगद व प्रशस्ति पत्र। तीसरा राजनारायण मिश्र की स्मृति में पुनर्नवा सम्मान 5,000 रुपये नगद व प्रशस्ति पत्र युवा रचनाकारों के लिए। ये व्यवस्था ऐसी है कि फिक्स डिपॉजिट की राशि से ये सम्मान चलते रहेंगे। ये ललित भाई की दूरदृष्टि थी, उनकी सोच थी, जिस पर हम गर्व करते रहेंगे। इस संदर्भ में महेंद्र कुमार जी मिश्र से प्राप्त आर्थिक सहयोग उल्लेखनीय है। अब मैं एक और प्रतिष्ठा आयोजन की बात करना चाहूँगा, समय के अंतर को पाटती कविताएं। इस आयोजन के पीछे ललित भाई की सोच थी कि महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं को साहित्य से जोड़ना, ताकि वे महत्वपूर्ण कवियों और उनकी रचनाओं से जुड़ें। महत्वपूर्ण कवियों की ऐसी कविताओं का पाठ हो जो आज भी प्रासंगिक है। ऐसी कविताएं चुनना और उसका प्रभावी पाठ उद्देश्य था। महाविद्यालय के प्राध्यापकगण की मदद से ये कार्यक्रम संपन्न होते रहे। कवियों की सूची के आधार पर वे कविताओं का चयन करते थे। हमारी ओर से दी जाने वाली सूची में अनेक ख्यात नाम होते थे, यथा निराला, नागार्जुन, अग्गे, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, मुक्तिबोध, चंद्रकांत देवताले, राजेश जोशी, मंगलेश डबराल, विनोद कुमार शुक्ल, श्रीकांत वर्मा, एकांत श्रीवास्तव, ये नाम मुझे अभी याद आ रहे हैं। इसके अलावा सम्मेलन की यह परंपरा रही कि हम प्रतिवर्ष महत्वपूर्ण साहित्यकारों की शताब्दी अवश्य मनाते रहे। एक बड़ा आयोजन होता था, उन पर केंद्रित व्याख्यान, ताकि श्रोतागण समग्र रूप से अपने महत्वपूर्ण लेखकों से तादाद में स्थापित कर सकें। शताब्दी समारोह की अनगूंज बनी रहती थी। सम्मेलन ने अनेक प्रतिष्ठित लेखकों व विचारकों को रायपुर आमंत्रित किया। इसके अलावा हम प्रतिवर्ष 12 फरवरी को भारत कोकिला सरोजिनी नायडू पर एक कार्यक्रम करते हैं। इसे 20 साल हो गए और पिछले 5 वर्षों से तो खैरागढ़ हमसे नहीं छूटा। खैरागढ़ के साथी खैरागढ़ के आसपास ही ये कार्यक्रम करवा रहे हैं। वैसे हम पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम करते थे, लेकिन डॉक्टर प्रशांत झा, गोरेलाल चंदेल और जीवन यदु, इनके सम्मिलित प्रयास से हम 5 वर्षों से खैरागढ़ के आसपास ही घूम रहे हैं और अपना महत्वपूर्ण आयोजन कर रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के लगभग गीतकारों ने, ये गीत यामिनी होती है, और लगभग गीतकारों ने अपनी कविताओं का पाठ किया है। आप सब जानते हैं ललित जी अक्षर पर्व जैसी साहित्यिक पत्रिका का लंबे समय तक संपादन करते रहे। छत्तीसगढ़ से नियमित निकालने वाली पत्रिका बनी। अक्षर पर्व ने अखिल भारतीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। देश भर के लेखक जुड़े, प्रकाशित होते रहे। साल में 2 विशेषांक निकलते थे, जिसकी व्यापक चर्चा होती। कई विशेषांक संग्रहणी बने रहे। छत्तीसगढ़ के लेखकों का अक्षर पर्व में नियमित प्रकाशन होते रहा। यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं कि पत्रिका ने छत्तीसगढ़ के मान सम्मान को देशव्यापी प्रतिष्ठा दी, और वो प्रतिष्ठा बनी रहेगी। बहुत कोशिशों के बावजूद अर्थाभाव की वजह से पत्रिका बंद हुई, जिसका मलाल हम सबको हमेशा बना रहेगा। ललित भाई अक्षर पर्व के साथ हमेशा याद किए जाते रहेंगे। एक साहित्यिक यात्रा को वे पत्रिका के माध्यम से लंबे समय तक जीवंत बनाए रखे।
आगे मैं कहना चाहूँगा, ललित भाई ने छत्तीसगढ़ के नए व पुराने से मेरा मतलब है वरिष्ठ साहित्यकारों को जोड़े रखने की सराहनीय पहल की, और ये पहल उन्हीं के बूते की बात थी। उनकी हमेशा यह कोशिश रही कि नए से नए साहित्यकारों की पहचान बने, मुकम्मल पहचान बने, जो अच्छा लिख रहे हैं, जिनमें साहित्य की समझ विकसित हुई है, उन्हें दिशा मिले। वे अपने आप को एकाकी न समझे, उन्हें साथ मिले। वे प्रगतिशील लेखक संघ में हमेशा सक्रिय रहे, उन साथियों में से थे जो हमेशा आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहते थे। फिलवक्त वे प्रांतीय संरक्षक थे। समय समय पर उनके दिशा निर्देश का लाभ मिलता रहा और विचारधारा के प्रति उनकी बड़ी गहरी आस्था थी। वे समझौता परस्त अपने जीवन में कभी नहीं रहे। अपनी बात बेबाकी के साथ रखने में कभी पीछे नहीं रहे। संगठन उनके लिए हमेशा सर्वोपरि रहा। मुझे तो उनके साथ काम करने का लंबा अनुभव रहा, मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद तो पिछले 20 वर्षों से हमने कंधे से कंधा मिलाकर हर काम किया है, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। मील के पत्थर की तरह मूक दर्शक बने रहना उन्हें कभी स्वीकार नहीं हुआ और उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक इसका निर्वाह किया। ये बड़ी बात है। ललित जी जैसी शख्सियत बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं होती है और ललित जी जैसी शख्सियत साहित्य के क्षेत्र में बड़ी आसानी से नहीं बनती है। हम उनकी कमी महसूस करते रहेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार साथियों। एक बहुत ही अजीब समय, एक बहुत ही दुख भरे दिन हम सबकी जिंदगी में जैसे आकर ठहर गए हैं। हमें लगता नहीं था कि हम आज कुछ इस तरह की बात करेंगे या हम अपने उन साथियों के लिए बात करेंगे या अपने उस बहुत ही ख़ास साथी की बात करेंगे जिसके इतने जल्दी जाने की हमने कल्पना नहीं की थी। हम सब के साथी, बहुत वरिष्ठ साथी, विचारक, जाने माने पत्रकार, साहित्यकार, श्री ललित सुरजन, जिन्हें ज़्यादातर लोग ललित जी या हमारे जैसे साथी ललित भैया कहा करते थे, इतनी जल्दी उनके नाम के साथ थे लगाना पड़ जाएगा हमने कभी नहीं सोचा था। बहुत सारे आयाम उनके व्यक्तित्व के रहे, लेकिन सभी आयामों में मानवीयता, संवेदनशीलता और सामाजिक सरोकार शामिल रहे। ललित भैया से मेरा साथ कोई 40-42 बरस का तो हो ही गया। देशबंधु के साथ जुड़ना, पत्रकारिता करना, बहुत ही हम सबके सम्माननीय आदरणीय बाबूजी मायाराम जी सुरजन का मार्गदर्शन भी मिलना हमें एक बेहतर मनुष्य बनाने में, गढ़ने में, रचने में उनकी भी भूमिका रही है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दरअसल हमने कभी सोचा नहीं था, खासकर मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं ललित जी के बारे में, ललित भैया के बारे में
कोई श्रद्धांजलि जैसी बात या कोई उनकी स्मृतियों में कोई बात कर पाऊँगा। वे लगातार ऊर्जा से भरे हुए व्यक्ति, हमेशा संतुलित लेकिन जल्दी में रहने वाले, समय जैसे बहुत कम है और जितना भी समय है उसका कितना ज़्यादा और कितना बेहतर उपयोग कर सकें, इसकी ललक लिए उत्साह से भरे हम सब से मिलते थे। ढेर सारी योजनाएं हुआ करती थी उनके पास, कल के लिए ढेर सी बातें हुआ करती थी। खासकर युवा साथियों के लिए तो जैसे लगता था कि वो सपने उनसे ही पूरा करवाना चाहते हैं। आज जब बहुत कुछ छीज रहा है, बहुत कुछ छिन रहा है हमारी ज़िंदगी से, जैसे संवेदनशीलता गायब हो रही है, मानवीयता नहीं रही, सामाजिक सरोकार गायब हो रहे हैं, ऐसे समय में, और एक बहुत लंबे समय से ऐसा हो रहा है, ऐसे समय में प्रतिबद्धता के साथ पत्रकारिता करना, लगातार करते रहना, ये आप ललित जी से सीख सकते हैं। सफलता की अपनी परिभाषाएं होती हैं। बड़े महल बनवा लेना, रंगीन पन्ने बढ़ा देना, अगर पत्रकारिता है तो ललित जी इस तरह की पत्रकारिता से दूर रहे। उन्हें संस्कार मिले मायाराम जी से, बाबूजी से, और उन्होंने उन संस्कारों को बहुत आगे बढ़ाया, लगातार बढ़ाया। देशबंधु का मतलब ही सामाजिक सरोकार का अखबार, जिसके लिए न जाने कितनी बार लड़ना, जूझना, अपनों से ही द्वंद्व करना, उसके लिए हर तरह का नुकसान उठाना, ये सब कुछ उनकी ज़िंदगी में रहा, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हो गया था। लेकिन वो कहा करते थे कि पत्रकारिता के मूल्यों से समझौता कभी नहीं करेंगे। अनेक राजनेताओं से संबंध, अनेक राजनेताओं के लगभग सलाहकार जैसे, लेकिन किसी से भी कभी नहीं बंधे। एक मार्गदर्शक, एक अच्छे सुझाव देने वाले की भूमिका रही उनकी राजनेताओं के साथ। भले ही राजनेता माने ना माने, लेकिन उससे कोई लाभ ले ले, उससे कोई अपना कोई एम्पायर खड़ा कर दे, इस तरह की कोशिश कभी नहीं की उन्होंने। वे जानते थे पत्रकारिता करना है, सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता करना है, तो ये मूल्य चुकाने होंगे, और उसकी कीमत उन्होंने चुकाई। ज़िंदगी के हर तरह के दौर देखे, हम सब ने बहुत नज़दीक से देखा कि एक बेहतर पत्रकार जब अखबार नवीस बनता है या अपना अखबार जब निकालता है तो उसे किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ललित जी ने अपने पत्रकारिता के उन उसूल, उन मूल्यों को बचाए रखा जिसकी बहुत ज़रूरत है। ऐसे वक्त में हम ललित जी की बात कर रहे हैं, जिस वक्त में उनका होना, उनका साथ होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन वे अचानक हम सबको छोड़ गए।